अक्सर जब हम किसी देश की ताकत का आकलन करते हैं ना, तो हमें लगता है कि ये एक मेडिकल एक्सरे की तरह बिल्कुल साफ और सटीक होना चाहिए। हाँ, जैसे हड्डी टूटी है तो एक्सरे में एक सफेद लकीर दिख जाती है। एकदम सही। हम सेना का आकार देखते हैं या देश की आबादी गिनते हैं। या फिर इकोनॉमी और जीडीपी का नंबर देखते हैं। बिल्कुल। और बड़े आराम से कहते हैं कि देखो ये देश ताकतवर है। और ये पुराने पैमाने ना बहुत आसान लगते हैं, क्योंकि हम इंसानों को ऐसी चीजें पसंद हैं जिन्हें आसानी से गिना जा सके। हाँ, जिनको मेजर किया जा सके। राइट, जिन्हें एक स्प्रेडशीट में डाला जा सके। और सच कहूं तो दुनिया पिछले 100 सालों से इसी तरह पावर को कैलकुलेट करती आई है। पर मैं सोच रहा था कि क्या हो अगर हमारी ये एक्सरे मशीन अब बिल्कुल कबाड़ हो चुकी हो। ये बहुत बड़ा सवाल है। मतलब क्या हो अगर आज के समय में किसी देश की असली ताकत इन पुराने नंबर से नापी ही ना जा सके। अगर जीडीपी और आर्मी का साइज अब उतना मायने नहीं रखते, तो आखिर नया पैमाना क्या है? आज के इस गहन विश्लेषण में हम इसी बदलाव के बिल्कुल कोर में जाएंगे। और ये समझना आज के वक्त में सबसे जरूरी है ना? आज हम संदीप चौहान की हाल ही में आई किताब सॉवरेनिटी 2035 दी इंडिया इक्वेशन पर चर्चा कर रहे हैं। और ये किताब इस वक्त दुनिया भर में सभी फॉर्मेट्स में उपलब्ध है। हाँ, और ये किताब इस बात की बखूबी छानबीन करती है कि आज की जियोपॉलिटिक्स में ताकत का नया रूप कैसा दिखता है। और साथ ही ये भी कि भारत इस नई रेस में आखिर कहाँ खड़ा है। ठीक है, आइए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। जब चौहान इन पुराने पैमानों को छोड़ने की बात करते हैं, तो वो किस नए युग की तरफ इशारा कर रहे हैं? चौहान ने इस नए दौर को कंप्यूट सेंचुरी या कंप्यूट का युग कहते हैं। और यहाँ जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो ये है कि अब किसी देश का प्रभाव इस बात से तय नहीं होता कि उसकी भौगोलिक सीमाएं कितनी बड़ी हैं। अच्छा। या उसके पास कितने एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। आज के समय में किसी भी राष्ट्र की ताकत का नया आर्किटेक्चर उसके माइक्रोचिप्स, क्लाउड नेटवर्क्स और एडवांस्ड एल्गोरिदम्स तय करते हैं। तो मतलब पूरा फोकस टेक्नोलॉजी पर शिफ्ट हो गया है। बिल्कुल, और सिर्फ टेक नहीं बल्कि उस देश की संस्थागत ताकत पर भी। पहले जमीन पर कब्जा करना पावर मानी जाती थी। आज डेटा फ्लोज और सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन्स पर कंट्रोल होना पावर है। वाह, ये तो सोचने का पूरा नजरिया ही बदल देता है ना? जिस देश के पास इन डिजिटल और कंप्यूट आर्किटेक्चर्स का कंट्रोल है ना, वही दुनिया के नए सिस्टम को चलाएगा। और जो देश इन टेक्नोलॉजीज को सिर्फ किराए पर लेगा, वो हमेशा किसी दूसरे की शर्तों पर जिएगा। वो कभी ट्रू सुपर पावर नहीं बन सकता। ये तो अपने आप में एक पूरा पैराडाइम शिफ्ट है। मतलब अब दुनिया की ताकत किसी टैंक फैक्ट्री में नहीं बल्कि किसी क्लीन रूम में सेमीकंडक्टर वेफर्स पर तय हो रही है। एकदम सटीक कहा आपने। तो अगर हम इन नए पैमानों के लेंस से देखें तो सवाल सीधा सा है कि भारत आज कहाँ खड़ा है। क्योंकि देखिए, एक तरफ हम दुनिया की सबसे बड़ी आबादी हैं। हाँ, नंबर्स हमारे पास है। और दूसरी तरफ हमारी टेक एस्पिरेशंस भी बहुत बड़ी हैं। हर कोई डिजिटल इंडिया की बात कर रहा है। यहीं पर चौहान एक बहुत ही यथार्थवादी और सच कहूं तो थोड़ी चोट करने वाली तस्वीर पेश करते हैं। वो कहते हैं कि भारत कमजोर नहीं है बल्कि भारत अनस्ट्रक्चर्ड है। अनस्ट्रक्चर्ड यानी असंरचित। हाँ, इसका मतलब इसका ढांचा अंदर से बिखरा हुआ है। भारत की आकांक्षा यानी जो हम बनना चाहते हैं और हमारी असल क्षमता जो हम जमीन पर कर सकते हैं। राइट, जो हम ग्राउंड लेवल पे डिलीवर कर सकते हैं, उन दोनों के बीच एक बहुत बड़ी और गहरी खाई है। इस खाई को समझाने के लिए किताब में एक बहुत ही प्रभावशाली कॉन्सेप्ट लाया गया है जिसे इंटरनल केओस एज अ स्ट्रेटेजिक टैक्स कहा गया है। वेट, इंटरनल केओस एज अ स्ट्रेटेजिक टैक्स मतलब हमारी अंदरूनी अफरा तफरी हम पर ही एक भारी लगान या टैक्स लगा रही है। बिल्कुल। आप खुद सोचिए, किसी भी नई टेक्नोलॉजी या इंफ्रास्ट्रक्चर को लागू करने में भारत में जो समय लगता है वो रेड टेप या ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स की वजह से दुगना या चौगुना हो जाता है। हाँ, वो लगातार चलने वाले आंतरिक विवाद होते रहते हैं। एग्जैक्टली। दुनिया के टेक जायंट्स जब देखते हैं कि किसी पॉलिसी को क्लियर होने में या जमीन का अधिग्रहण होने में सालों लग रहे हैं, तो वो इस डिले को एक टैक्स की तरह देखते हैं। मतलब उन्हें लगता है कि यहाँ काम करने की कीमत बहुत ज्यादा है। हाँ, और इस टैक्स का सबसे बड़ा खामियाजा देश के टैलेंट को भुगतना पड़ता है। किताब इसे टैलेंट पैराडॉक्स कहती है। टैलेंट पैराडॉक्स ये क्या है? देखिए, भारत के पास दुनिया के बेहतरीन टेक माइंड्स हैं, लेकिन हमारे खुद के सिस्टम्स और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस की इंटरनल फ्रिक्शन इतनी ज्यादा है कि वो टैलेंट देश से बाहर लीक हो जाता है। मैं समझ रहा हूँ। एक इंजीनियर या साइंटिस्ट अपना 80% वक्त सिस्टम से लड़ने में नहीं बिताना चाहता,
वो इनोवेट करना चाहता है। ये तो वैसी बात हो गई जैसे हम एक स्मार्टफोन की ताकत उसके स्क्रीन के आकार से नाप रहे हो, हाँ, ये बहुत अच्छा उदाहरण है। जबकि अंदर का प्रोसेसर बिल्कुल पुराना और आउटडेटेड हो। हम बाहर से कितने भी बड़े दिखें, हमारी आबादी कितनी भी हो, अगर अंदर का मदरबोर्ड ठीक से सिंक नहीं कर रहा तो फोन लगातार हैंग होगा। एकदम सही। और वही हैंग होना हमारा इंटरनल कियोस है। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा पुशबैक देना चाहूँगा। हम तो अक्सर अपने इस आंतरिक शोर को, अपने इन बहसों और डिलेस को एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी होने का टैग देके उस पर गर्व करते हैं। हाँ, ये एक बहुत आम सोच है हमारी। ये तो हमारी पहचान है ना। हाँ, तो क्या प्रॉब्लम है अगर हम थोड़ा शोर शराबा करके आगे बढ़ें? क्या दुनिया हमारा इंतजार नहीं करेगी जब तक हम अपना ये अंदरूनी सिस्टम ठीक करते हैं? यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। दुनिया किसी का इंतजार नहीं करती। कंप्यूटर सेंचुरी में स्पीड ही सब कुछ है। स्पीड? हाँ, जब हम यहाँ महीनों तक छोटी छोटी आंतरिक पॉलिसी बहसों में उलझे रहते हैं, ठीक उसी वक्त दुनिया तेजी से आगे बढ़ रही होती है। वैसे ये बात तो है। नए AI अलायंसेस लॉक हो रहे हैं, ग्लोबल सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन्स के कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहे हैं और डेटा शेयरिंग के नए नियम बन रहे हैं। और हम उस टेबल पर नहीं होते। अगर आप उस वक्त टेबल पर नहीं हैं, तो आप मेन्यू पर हैं, आप पीछे छूट जाते हैं। और इसी लगातार बढ़ती हुई दूरी और आंतरिक खाई की वजह से आज जियोपॉलिटिक्स में भारत को एक बहुत ही पतली रस्सी पर चलना पड़ रहा है, एक ऐसी टाइट रोप जो लगातार हिल रही है। तो अगर ये इंटरनल डीले हमें स्लो कर रहा है, तो बाहरी दुनिया के साथ हम डील कैसे कर रहे हैं? ये जो पतली रस्सी या टाइट रोप है, ये आखिर किन फोर्सेस के बीच बंधी हुई है? ये रस्सी मुख्यतः अमेरिका की डोमिनेंस और चीना के एग्रेसिव एक्सपेंशन के बीच बंधी है। दुनिया साफ तौर पर दो टेक इकोसिस्टम्स में बंट रही है। ओके, तो भारत इसमें कहाँ फिट होता है? भारत की स्थिति ऐसी है कि वो पूरी तरह से अमेरिकन सिस्टम में इंटीग्रेट नहीं हो सकता। क्यों? उनके साथ तो हमारे रिलेशंस काफी अच्छे हैं ना। का खतरा है। हम पूरी तरह उन पर निर्भर नहीं हो सकते, और दूसरी तरफ भारत खुद को चाइना की तरह इंसुलेट या पूरी तरह से बंद भी नहीं कर सकता। हाँ, क्योंकि हमारे पास उनके जैसा मैसिव डोमेस्टिक टेक इकोसिस्टम नहीं है। बिल्कुल, ना ही वैसा स्टेट कंट्रोल है जहां हम पूरी आबादी को एक फायरबॉल के पीछे रख सकें। अगर इंसुलेट करने की बात आए तो मुझे ध्यान आ रहा है कि चौहान ने रशिया का एक बहुत बड़ा उदाहरण दिया है इस मामले में। हाँ, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो रशिया को इस कंप्यूट के दौर में कॉशनरी टेल यानी एक खौफनाक चेतावनी के रूप में पेश किया गया है। वो कैसे? रशिया ने कोशिश की कि वो फोर्ट्रेस सॉवरेनिटी बनाए, मतलब एक ऐसा किला जहां उनका अपना सिस्टम हो और उन पर बाहरी दुनिया का कोई असर ना हो। एक तरह से पूरी तरह आत्मनिर्भर बनने की कोशिश। हाँ, लेकिन कंप्यूट के इस युग में जब हर चीज कनेक्टेड है तो आइसोलेशन आत्मरक्षा नहीं आत्महत्या बन जाता है। वाह, आत्महत्या, ये काफी स्ट्रांग वर्ड है। पर सच है, जब सेना के टैंक्स और मिसाइल से ज्यादा ताकत उन्हें चलाने वाले एल्गोरिदम्स और माइक्रोचिप्स में आ जाए तो दुनिया से कट जाना सबसे बड़ी कमजोरी होती है। तो मतलब हथियार होने का फायदा नहीं अगर उसके अंदर की चिप बंद पड़ जाए। एग्जैक्टली। रशिया मैदान जंग में बाद में हारा, उसे उससे पहले ग्लोबल नेटवर्क, स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम्स और हार्डवेयर सप्लाई चेन से अनप्लग कर दिया गया। उनके पास चिप्स आना बंद हो गए, उनकी इकॉनमी चोक हो गई। ये तो सच में डरा देने वाला उदाहरण है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज के जमाने में दीवार खड़ी करके खुद को बचाना लगभग नामुमकिन है। एकदम नामुमकिन। लेकिन यहाँ एक कॉन्ट्रडिक्शन है। भारत की फॉरेन पॉलिसी में तो हमेशा से आत्मनिर्भरता या सेल्फ रिलायंस की बात की गई है। क्या चौहान ये कह रहे हैं कि आत्मनिर्भरता का वो पुराना मतलब कि हम सब कुछ खुद बनाएंगे अब खतरनाक हो गया है? बिल्कुल। चौहान पुरानी आत्मनिर्भरता को रीडिफाइन करते हैं। आज के दौर में इंडिपेंडेंस का मतलब सबसे कट जाना नहीं है। तो फिर नया मतलब क्या है? इसका नया मतलब है इंटेलिजेंट इंटरडिपेंडेंस और आर्किटेक्चरल मल्टी अलाइनमेंट। पहले हम आइडियोलॉजिकल नॉन अलाइनमेंट की बात करते थे कि हम किसी भी पावर ब्लॉक के मिलिट्री अलायंस में नहीं जाएंगे। हाँ, नॉन अलाइन मूवमेंट। पर अब बात मिलिट्री अलायंसेस की नहीं, अब आर्किटेक्चर की बात है। वेट, आर्किटेक्चरल मल्टी अलाइनमेंट एक्चुअली ग्राउंड लेवल पर कैसा दिखता है? क्या हम यहाँ सिर्फ नए ट्रेड डील साइन करने की बात कर रहे हैं या ये टेक इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पर कुछ और गहरा है? ये बहुत गहरा है। इसका सीधा सा मतलब है अपने देश की टेक सप्लाई चेन्स और डिजिटल आर्किटेक्चर को इस तरह से डिजाइन करना कि वो एक ही सुपर पावर पर निर्भर ना हो। एक उदाहरण देकर समझाइए ना। उदाहरण के लिए, अगर आपका 5G नेटवर्क किसी एक देश की कंपनी चला रही है और आपके सर्वर्स किसी दूसरे देश में हैं, तो आप फंस गए। अच्छा, मतलब
एक स्विच ऑफ हुआ और सब बंद। हाँ, मल्टी अलाइनमेंट का मतलब है कि आपके हार्डवेयर का सोर्स ताइवान और जापान से हो, आपके क्लाउड सॉफ्टवेयर यूरोप और यूएस से इंटीग्रेटेड हो और आपकी लोकल प्रोसेसिंग डोमेस्टिक हो। ताकि पावर डिवाइडेड रहे। सही, ताकि अगर कल को किसी एक देश से रिश्ते खराब होते हैं तो आपका पूरा देश ऑफलाइन ना हो जाए, आपके पास ऑल्टरनेटिव्स हो। सो इट्स नॉट लाइक अ बफे मेनू जहां से आपने अपनी पसंद का हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर उठा लिया और बाकी छोड़ दिया। एक सॉलिड स्ट्रैटेजी चाहिए। बिल्कुल चाहिए। एक देश एक्चुअली अपना अगला कदम कैसे कैलकुलेट करता है, चावान की इस इक्वेशन को समझने की जरूरत है। यही इस पूरी चर्चा का सबसे मुख्य सिद्धांत है, जिसे कोर डॉक्ट्रिन कहा गया है। चावान ने एक इक्वेशन दी है। इक्वेशन? कैसी इक्वेशन? राष्ट्रीय ताकत यानी नेशनल पावर बराबर है क्षमता गुणा स्थिरता गुणा एकीकरण। एक मिनट। नेशनल पावर इक्वल्स कैपेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन। हाँ, ये तीनों वेरिएबल्स मिलकर तय करते हैं कि दुनिया के नक्शे पर आप कितने ताकतवर हैं। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। ये एक मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम की तरह है। एकदम सही। अगर इन तीनों में से एक भी वेरिएबल जीरो हुआ तो ऑटोमेटिकली पूरी पावर जीरो हो जाएगी। हाँ, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है ना। ये बिल्कुल एक 3 पैरों वाली कुर्सी यानी 3 लेगेड स्टूल की तरह है। जैसे अगर हमारे पास टॉप क्लास एआई कैपेबिलिटी है और सोसाइटी में स्टेबिलिटी भी है, पर अगर हमारा ग्लोबल इंटीग्रेशन जीरो है तो रिजल्ट जीरो, कुर्सी गिर जाएगी। बिल्कुल गिर जाएगी। या फिर कैपेबिलिटी है और इंटीग्रेशन है पर पॉलिसी और सोसाइटी में स्टेबिलिटी नहीं है, रोज नए रेगुलेटरी कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, तो भी ग्लोबल पावर जीरो। सटीक समझा आपने। और इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए भारत को अपने इंस्टीट्यूशंस को पूरी तरह से दोबारा बनाना होगा, जिसे इंस्टीट्यूशनल रीबिल्ड कहा गया है। हाँ, हमें नई आर्थिक संरचना चाहिए। ऐसे सिस्टम्स चाहिए जो टैलेंट को बाहर जाने से रोकें। जो हमने पहले टैलेंट पैराडॉक्स की बात की थी। वही। और सबसे जरूरी लीडरशिप का वैसा स्वरूप चाहिए जो किसी एक व्यक्ति पर निर्भर ना होकर सिस्टम ड्रिवन हो। ये एक लंबा सफर लग रहा है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में भारत के पास एक ऐसी छुपी हुई ताकत है जो इस वक्त दुनिया की बड़ी बड़ी शक्तियों के पास नहीं है। वो छुपी हुई ताकत क्या है? वो है भारत का ट्रस्ट एडवांटेज, यानी विश्वास का लाभ। ट्रस्ट एडवांटेज? हाँ, ये एक ऐसी करेंसी है जो चाइना अपनी पूरी दौलत से खरीद नहीं सकता और रशिया किसी से उधार नहीं ले सकता। अच्छा। वेस्टर्न देशों और टेक कंपनियों को भारत की डेमोक्रेटिक वैल्यूज और रूल ऑफ लॉ पर भरोसा है। और ग्लोबल साउथ का क्या? ग्लोबल साउथ के देशों को हमारी न्यूट्रलिटी और पार्टनरशिप पर भरोसा है। इस ट्रस्ट एडवांटेज की वजह से भारत दुनिया का अकेला ऐसा बड़ा देश बन सकता है जो एक कनेक्टर नेशन कहलाए। कनेक्टर नेशन है, जो सबको जोड़ सके। हाँ। एक ऐसी जगह जहां अलग अलग कॉन्फ्लिक्टिंग ग्लोबल नेटवर्क्स आकर जुड़ सकें, डेटा फ्लो हो सके और किसी को डेटा चोरी या बैकडोर स्नूपिंग का डर ना हो। ओके, पर यहाँ मुझे थोड़ा पुश बैक देना होगा। हम ट्रस्ट की बात कर रहे हैं, पर क्या ग्लोबल पॉलिटिक्स में ट्रस्ट सच में हार्ड इकोनॉमिक पावर और सस्ते हार्डवेयर के आगे टिक पाता है? आपका क्या मतलब है? मेरा मतलब है चाइना पर शायद किसी को भरोसा नहीं है, लेकिन दुनिया आज भी उन पर निर्भर है, क्योंकि वो हर चीज सबसे सस्ते में और मैसिव स्केल पर मैन्युफैक्चर करते हैं। तो क्या हमारा ये गुडविल या ट्रस्ट सच में उनके हार्डवेयर स्केल को पीछे छोड़ सकता है? ये बहुत वैलिड सवाल है, पर कंप्यूट सेंचुरी का सबसे बड़ा बदलाव यही है कि अब सस्ता होना काफी नहीं है। अच्छा, तो और क्या जरूरी है? हार्डवेयर और टेक में अब सिक्योरिटी इज द न्यू कॉस्ट। सिक्योरिटी नया खर्चा है। हाँ, अगर आप एक देश का पावर ग्रिड चला रहे हैं या अपने नागरिकों का हेल्थ डेटा स्टोर कर रहे हैं, तो क्या आप वो हार्डवेयर सस्ते में खरीदना चाहेंगे जिसके अंदर एक हिडन बैकडोर हो, जो कल को एक बटन दबाने से देश को अंधेरे में डाल दे? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ ट्रस्ट का वैल्यू प्राइस टैग से ऊपर चला जाता है। टेक जायंट्स आज चाइना +1 स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं। वो अपने सप्लाई चेन्स वहां शिफ्ट करना चाहते हैं जहां पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और ट्रस्ट हो। और वहीं भारत का ये ट्रस्ट एडवांटेज पिक्चर में आता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा अगर जुड़ा हुआ है। और वो अगर क्या है? अगर हम इस ट्रस्ट को एक्चुअल फिजिकल कैपेबिलिटी में बदल पाएं, और वो भी एक स्ट्रिक्ट टाइमलाइन के अंदर। यही हमें इस डीप डाइव के सबसे क्रिटिकल हिस्से की तरफ ले जाता है। इस इक्वेशन को हल करने के लिए समय अनंत नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक डेडलाइन है जो हमारे सर पर मंडरा रही है, साल 2035। So, if we have the trust, what's stopping us? The deadline.
लेकिन आखिर 2035 ही क्यों? ऐसा क्या होने वाला है आने वाले 10 सालों में जो हम 2040 या 2050 का इंतजार नहीं कर सकते? क्योंकि टेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर फैब्स का जो साइकिल होता है ना, वो लंबा और एक्सट्रीमली कैपिटल इंटेंसिव होता है। मतलब इसमें बहुत पैसा और वक्त लगता है। हाँ, अगले 10 सालों में दुनिया के नए एआई मॉडल्स, नई डेटा प्राइवेसी ट्रीटीज और अगली जनरेशन की माइक्रोचिप फैक्ट्रीज लॉक इन हो जाएंगी। लॉक इन हो जाएंगी मतलब एक बार बन गई तो बन गई। एक बार जब ये मल्टी बिलियन डॉलर सप्लाई चेन्स किसी खास ज्योग्राफी में सेट हो गई, तो नए देशों के लिए इस नेटवर्क में एंट्री लेना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। मोत इतनी बड़ी हो जाएगी कि कोई क्रॉस नहीं कर पाएगा। इसलिए चौहान मानते हैं कि 2035 एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है। तब तक अगर भारत इस सप्लाई चेन का हिस्सा नहीं बना तो खेल खत्म। इस डेडलाइन के आधार पर उन्होंने 2 भविष्य पेश किए हैं। So if 2035 is the absolute deadline, we are essentially looking at a fork in the road. एक मोड़ जो हमें 2 अलग रास्तों पर ले जा रहा है। ये 2 पॉसिबल फ्यूचर्स क्या हैं? पहला रास्ता है फ्यूचर ए, असेंडिंग इंडिया या उभरता भारत। ये वो भविष्य है जहां अगले दशक में हम अपना आंतरिक शोर शराबा शांत करते हैं, अपना इंटरनल केओस ठीक करते हैं। हाँ, अपनी इंटरनल फ्रिक्शंस को दूर करके एक्चुअली सेमीकंडक्टर्स, एआई और डीप टेक में हार्डवेयर कैपेबिलिटी बनाते हैं और उन नई ग्लोबल सप्लाई चेन्स में एक जरूरी और भरोसेमंद हिस्सा बन जाते हैं। और दूसरा रास्ता जो थोड़ा शर्म में लेने वाला है, वो है फ्यूचर बी, डिपेंडेंट इंडिया या निर्भर भारत। ये एक बहुत डार्क रियलिटी है जहां हम बस आंतरिक मुद्दों में उलझे रहते हैं, डिले पर डिले करते हैं। और जब 2035 आता है तो हम अचानक पाते हैं कि दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। ऐसे में हम सिर्फ दूसरे देशों की एडवांस टेक्नोलॉजी और आर्किटेक्चर्स के एक मैसिव मार्केट बनकर रह जाते हैं, एक कंज्यूमर। हम बस उनके प्रोडक्ट्स खरीदते रहेंगे। और इससे एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है कि किसी राष्ट्र का पतन कैसा दिखता है। अक्सर हमें लगता है कि कोई बड़ा धमाका होगा या कोई औपचारिक घोषणा होगी, जैसे फिल्मों में होता है। लेकिन जियोपॉलिटिक्स में ऐसे पतन धूमधाम से नहीं होते हैं। वो क्वाइट ड्रिफ्ट या खामोश भटकाव से होते हैं। आप धीरे धीरे इररेलेवेंट होते जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। ये बहुत ही गंभीर कर देने वाला पॉइंट है। क्वाइट ड्रिफ्ट। डिक्लाइन इजंट एन एक्सप्लोजन, इट्स अ स्लो फेड इनटू इररेलेवेंस। बिल्कुल। और इसका सीधा असर आम जिंदगी पर पड़ता है। अगर 2035 तक ये सप्लाई चेन्स लॉक इन हो जाती हैं और एक देश इस नए टेक इकोसिस्टम से बाहर रह जाता है, तो ये सिर्फ दिल्ली या वॉशिंगटन में बैठे डिप्लोमैट्स की हार नहीं होगी। नहीं, ये तो आम लोगों की जिंदगी बदल देगा। इसका असर जमीन पर इकोनॉमी और जॉब्स पर पड़ेगा। अगर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, एआई मॉडल्स और सर्वर्स किसी और देश के कंट्रोल में हैं, तो किसी भी व्यक्ति की डिजिटल आज़ादी सिर्फ नाम की रह जाएगी। हम इफेक्टिवली दूसरे देशों के टेक ओवरलॉर्ड्स के डिजिटल गुलाम बनकर रह जाएंगे। डाटा किसी और का, एल्गोरिथम किसी और का, हार्डवेयर किसी और का। तो वहां सॉवरेनिटी या संप्रभुता आखिर बचेगी कहाँ? कहीं नहीं बचेगी। और इसलिए 2035 की ये वार्निंग सिर्फ पॉलिसी मेकर्स के लिए नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम के लिए एक वेकअप कॉल है। ये किताब कोई हवाई भविष्यवाणी नहीं करती, ये सिर्फ ठीक से कैलकुलेट किए गए नतीजे दिखाती है। इस इक्वेशन को इग्नोर करने की कीमत बहुत बड़ी होगी। बहुत बड़ी। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? आइए इस पूरी चर्चा का एक ठोस निचोड़ निकालते हैं। संदीप चौहान की ये किताब सॉवरेनिटी 2035 आखिर क्या संदेश दे रही है? सबसे बड़ा टेकअवे ये रखता है कि कंप्यूटर सेंचुरी में देश जज्बातों से या पुराने ग्लोरी के नारों से आगे नहीं बढ़ते। सही कहा आपने। वो बढ़ते हैं ग्राउंड लेवल पर बनाए गए आर्किटेक्चर से। खूबसूरत भाषणों की जगह अब एग्जीक्यूशन यानी जमीन पर चीजों को अंजाम देने का समय है। सिर्फ आकांक्षा रखना अब काफी नहीं है, जब तक उसके पीछे एक मजबूत और वेल ऑयल्ड सिस्टम ना हो। एकदम सही। और चर्चा समाप्त करने से पहले मुझे चौहान के एक और गहरे विचार को यहाँ लाना है। उनकी एक पिछली किताब है नेशनलिज्म। हाँ, नेशनलिज्म। वहां उन्होंने नेशनलिज्म को किसी बॉर्डर पर लगने वाले नारे के रूप में नहीं, बल्कि शेयर्ड इंटेलिजेंस या साझा बुद्धि के रूप में परिभाषित किया था। शेयर्ड इंटेलिजेंस। उनका मानना है कि जब एक समाज अंदर से एक होता है, जब उसके एथिक्स, उसके लोग और उसके इंस्टीट्यूशंस एक लय में एक कॉमन गोल के लिए काम करते हैं, तभी सच में एक अनब्रेकेबल राष्ट्र बनता है।
ये फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से पहले आने वाला सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये तो एक बहुत ही गहरी और थोड़ा बेचैन करने वाली बात भी है, ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम इसे आज के इस कंप्यूटर सेंचुरी वाले डिस्कशन और 2035 की डेडलाइन से जोड़ें, हम मान लेते हैं कि हमने पैसे लगा दिए, हमने नए टेक अलायंसेस बना लिए, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, दुनिया की सबसे बेहतरीन चिप फाउंड्रीज देश में ले आए और बड़े-बड़े क्लाउड डेटा सेंटर्स बना लिए। हाँ, मान लीजिए हमने ये सब कर लिया। पर क्या होगा अगर इस फिजिकल आर्किटेक्चर के बावजूद हमारी आंतरिक संरचना, हमारी इमोशंस, हमारी एथिक्स और हमारा समाज पूरी तरह से बिखरा रहे? और यही इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा और अनुत्तरित सवाल है। अगर समाज अंदर से डिवाइडेड रहे, अगर हमारी वो शेयर्ड इंटेलिजेंस कंप्लीटली फ्रैक्चर्ड हो, तो क्या दुनिया की सबसे एडवांस्ड एआई और बेस्ट माइक्रोचिप्स उस देश को कोलैप्स होने से बचा सकती हैं? शायद नहीं। कंप्यूट आपको स्पीड दे सकता है, मैसिव प्रोसेसिंग पावर दे सकता है, लेकिन कंप्यूट आपको दिशा नहीं दे सकता। वो डायरेक्शन, वो दिशा किसी राष्ट्र की एथिकल और इंस्टीट्यूशनल स्टेबिलिटी से ही आती है। वापस उसी एक्सरे मशीन की तरफ लौटते हैं जहां से हमने अपनी बात शुरू की थी। हमने ये ठीक-ठीक मान लिया है कि पुरानी मशीन अब काम नहीं करती। हम सेना और जीडीपी के पुराने नंबर्स देखकर संतुष्ट नहीं हो सकते। हमें अब एक नए लेंस की जरूरत है। पर अब हमें एक ऐसी नई एमआरआई मशीन चाहिए जो सिर्फ देश का टेक आर्किटेक्चर ही नहीं, बल्कि उसके अंदर की रूह और उसकी संस्थागत हेल्थ भी दिखाए। हाँ, ये देखना जरूरी है। क्या हमारे इंस्टीट्यूशंस रोबस्ट है? क्या हमारा टैलेंट अपने ही देश में रुककर इनोवेट कर रहा है? क्या हम दुनिया के साथ एक ट्रस्टवर्दी कनेक्टर बनकर इंटीग्रेट हो रहे हैं, या खुद के आंतरिक मुद्दों में उलझकर पीछे छूट रहे हैं? ये डीप डाइव इसी एक प्रोवोक करने वाले सवाल पर खड़ा होता है कि क्या बदलते हुए नए युग के इस हार्डवेयर को चलाने के लिए हमारा आंतरिक सॉफ्टवेयर तैयार है? ये एक ऐसी बात है जिस पर गहरा विचार किया जाना चाहिए। बिल्कुल, हर किसी को इस पर सोचना चाहिए। आज के इस गहन विश्लेषण में बस इतना ही। इस नए जियोपॉलिटिक्स और कंप्यूट सेंचुरी के लेंस से सोचिए और देखिए कि आने वाले कल में ताकत का रूप कितना अलग होने वाला है।